जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे काली कार्ब, इसके जर्नी को डिस्कस करेंगे और इसकी मेन सिम्टम्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आपको सर्जरी करना ही चाहिए। और अगर आपका एज बहुत ज्यादा काइंडली माइक को म्यूट रखिए प्लीज। काली कार्ब मिनरल ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम पोटेशियम कार्बोनेट है। It is used in three main symptoms: perspiration, weakness after the loss of fluid, and backache. Bag-like swelling between the upper eyelids and the eyebrows. Feels badly weak before menstruation, before and during the menses. Stomach distended, feels as it will burst. Anything eat change into gas. ये इसकी कुछ फिजिकल इसकी अलामत हैं। अगर हम देखें पोटाशियम के जितना भी ग्रुप है या जितनी भी इसकी मेडिसिन है, उन सब में वीकनेस पाई जाती है। वो वीकनेस फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से हो सकती है या किसी और वजह से भी हो सकती है। इनके जो अपर आई लिड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग पाई जाती है। अब उस स्वेलिंग का ताल्लुक, ये जो अपर आई लिड्स हैं ये इनकी स्वेल्ड होते हैं। अब वो स्वेलिंग किसी भी वजह से हो सकती है, ब्लड की कमी की वजह से हो सकती है, ड्रॉप्सी हो सकती है, या उसमें इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। थोड़ी सी एक्सर्शन करेंगे तो ये थक जाती है। जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ गैस में चेंज हो जाता है। इनका पेट फूल जाता है, डिस्टेंडेड अब्डोमेन हो जाता है, और जरा सा वहां पे हाथ लगाते हैं तो ये कहते हैं जी हमें हाथ ना लगाएं। इनको बड़ा पेन फील होता है। अब लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से, चाहे वो किसी भी हवाले से हो रहा हो, इनके अंदर तीन मेन सिम्टम्स पाए जाते हैं काली कार्ब में: कमर दर्द, कमजोरी और ज्यादा पसीना। वो फ्लूइड मेंसेस की सूरत में हो सकता है, वो डिस्चार्ज की सूरत में आफ्टर क्वेश्चन हो सकता है, ब्लड के लॉस की वजह से हो सकता है। तो कहीं से भी अगर किसी भी सोर्स से लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा हो तो कमर दर्द, कमजोरी और इनको ज्यादा पसीना आता है। इसके अलावा ठंड से इनकी अलामत बढ़ जाती हैं। इनकी बॉडी के अंदर स्टिचिंग पेन्स होते हैं और ये पेन्स हर कंडीशन में होते हैं। उनको किसी भी सूरत आराम नहीं आता सिवाय चुपने के। काली कार्ब के जो पेन है वो राइट लंग के लोअर पार्ट स्टार्ट होते हैं और पीछे बैक तक जाते हैं। और इसका जो इलामात बढ़ने का टाइम होता है वो रात 2 से 4 या 3 से 4 के दरमियान। कोई भी इलामात वो इस टाइम इसकी बढ़ जाती है। तो ये था एक सिर्फ जस्ट एक क्लासिकल टच था इसका। अब हम चलेंगे, इसके माइंड को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि इसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होती है। तो अगर हम काली कार्ब को देखें तो काली कार्ब रिजिड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं, डॉगमेटिक हैं, सिस्टमेटिक हैं, रूटीन ओरिएंटेड हैं, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल ओवर द इमोशंस। इनका जो ड्रेस होता है वो कंजर्वेटिव ड्रेस्ड होता है, बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज पर्सन होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, टच टू इवन टिकलिश, टिकलिश कहते हैं गुदगुदी करने को। तो काली कार्ब का जो मेन थीम बनता है वो इसकी है फियर, वाइटल फियर और रिएक्टिविटी। और कब इसके अंदर वाइटल फियर या रिएक्टिविटी आती है? जब इसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना बंद हो जाती है या इसको सपोर्ट नहीं मिलती। और फिर इसके अंदर एक जो फियर डेवलप होता है वो फियर ऑफ अलोंग बीइंग है। ये इसका मेन थीम है। अब इसकी पर्सनैलिटी के कुछ हम मेन फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। इसका जो मेन की नोट है वो है रिजिडिटी मेंटल। अब रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी का ताल्लुक होता है, रिजिड किसको कहते हैं? सख्त।
जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जो चेंज नहीं होते, अपने बात से पीछे नहीं हटते, जो उन्होंने, और किस चीज से पीछे नहीं हटते, जो उन्होंने अपने रूल्स बना दिए, जो अपने बात की है उस बात पे ये अटक जाते हैं, उस बात से पीछे नहीं मुड़ते। ये अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के अदा करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं। इनमें एक टर्म आती है सुकेरनेस। सुकेरनेस सुकेरनेस जो है, इसकी पर्सनैलिटी की 3 मेन चीजों से मिलकर बनती है। एक्सेसिव सीरियस, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं होती। कंजर्वेटिव होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो काली कार्ब के अगर माइंड पे देखा जाए तो उसकी 3 मेन फीचर्स मिलके तब जाके ये इसको सुकेरनेस में कन्वर्ट करते हैं। की नोट में रिजिडिटी मेंटल, अब ये हर लिहाज से रिजिड होते हैं, क्योंकि पहले इनकी रिजिडिटी मेंटल लेवल पे होती है, माइंड लेवल पे होती है। जो भी इन्हें फैसले करने होते हैं, किसी से बात मनवानी होती है, कोई रूल्स को फॉलो करना होता है, हर मामले में सख्त हैं। इनके अंदर जरा सी भी लचक नहीं पाई जाती। और होता है क्या है, यही जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉडी के ऊपर भी आ जाती है, फिजिकल भी आ जाती है। और फिजिकल में क्या होता है, इनके जोड़ सख्त हो जाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। अब मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी ये सामने एक पिक्चर भी शेयर की है कि इनकी फिजिकल लेवल पे इतनी रिजिडिटी आ जाती है कि अब ये अपने बालों को नीचे भी नहीं बिठा सकता। इतने इनके बाल सख्त हो जाते हैं, एरेक्ट कंडीशन में होते हैं, खड़े होते हैं बाल। जितनी मर्जी ये कंघी करने की कोशिश करे, लेकिन इनके बाल बैठते नहीं है। तो माइंड की रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी पे आ जाती है, फिजिकल में आ जाती है। इसी तरह इसकी जो रिजिडिटी होती है वो इसके जॉइंट्स, उसके ऊपर छोटे छोटे नॉट्स बन जाते हैं, गिरा बन जाती हैं सख्त, जिसकी वजह से इसको मूवमेंट करने में मसला होता है। और जब इसकी जो चाल होती है ना, जब ये चल रहा होता है, तो वहां पे इजीली फील किया जा सकता है कि जब कोई भी ये स्टेप उठाता है तो वाकई पता चलता है कि इसके सिर्फ इसका माइंड रिजिड नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी भी रिजिड है, इसकी मूवमेंट भी रिजिड है, इसकी एक एक टिश्यू से वो रिजिडिटी नजर आती है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं एनल फिक्सेशन। ये अब रिजिडिटी से रिलेटेड होता है। एनल फिक्स का मतलब होता है कि जिस बात के ऊपर ये अटक जाते हैं वहीं ये अटक जाते हैं। एक्चुअली जो एनल फिक्सेशन है, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट था फ्राइड, उसने कहा कि जो बच्चे के पहले 5 साल होते हैं ना, ये उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब पहली स्टेज होती है ओरल, ओरल के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है वो एनल होती है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि उन्हें वॉशरूम किस तरह इस्तेमाल करना है। और अगर वहां पे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो उन्हीं बच्चों में फिर बेड वेटिंग आ जाती है। तो एक्चुअली एनल फिक्सेशन उसके लिए, जहां पे ये एनल फिक्सेशन मतलब होता है कि ये एक चीज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। मैंने जो काम कह दिया है ये ऐसे ही होना है, मैंने और कुछ नहीं सुनना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो काम मैंने कह दिया है इस तरह करके लाओ मेरे पास। ये एक चीज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं और जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता ये आगे नहीं मूव करते। ये लोग बड़े डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक चिल्ड्रन भी इनके बड़े डॉगमेटिक होते हैं, और जाहिर काली कार्प खुद जो है वो भी बड़े डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक चिल्ड्रन में सिंगल काली कार्प है। तो डॉगमेटिक का क्या मतलब होता है? डॉगमेटिक का मतलब होता है कि दीज पर्सन फॉलो और स्टिक टू द सेट ऑफ रूल्स। द रूल्स माइट बी रिलीजियस, philosophical, but dogmatic people never waver in their beliefs. Just मैं 1 मिनट आपसे लूंगा जरा प्लीज। सॉरी, यस। तो काली कार्प जो पेशेंट होते हैं ये बहुत डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक में और मेडिसिन भी हैं। तो ये अपने रूल्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, रवायत के साथ, जो जिन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी होती हैं, जो इनकी फैमिली में चल रही होती हैं, ये उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। जो कुछ
इवन कि इसको ये कहा जाता है कि दे स्टिक टू द बुक रूल्स, जो कुछ बुक में लिखा है उसके मुताबिक ये स्टिक हो जाते हैं, उससे आगे पीछे नहीं होते। जो रूल लिखा हुआ है ये उसी के मुताबिक चलेंगे। इवन यहाँ तक कि काली कार का पेशेंट अगर रात को 3 बज रहे हो और ये ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हो और वहां पे सिग्नल बंद हो और कोई गाड़ी ना हो, वहां पे कोई वार्डन ना खड़ा हो, लेकिन फिर भी ये वहां पे इंतजार करेगा सिग्नल खुलने का। ये इस हद तक डॉगमेटिक होते हैं और इस हद तक ये रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह इनसे कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये कहते हैं जी ये इस बुक के अंदर, इस एस्टा कोड में ये लिखा हुआ है, इस रूल बुक में ये लिखा हुआ है, जैसा लिखा है हमने उसके मुताबिक करना है, मैंने उससे आगे पीछे नहीं होना। और जहां पे कहीं पे रूल टूटने की बात आती है वहां पे फिर ये डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने ये रूल तोड़ा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मीन की ये बहुत जल्दी खौफजदा हो जाते हैं, तो इसलिए ये रूल से जरा से भी आगे पीछे नहीं जाते। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कन्फर्मिज्म। कन्फर्मिज्म का वर्ड है द पर्सन हु बिहेव इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड acceptable by most of the people and who avoids doing things which are the unusual for the others. एक्चुअली जो कुछ सोसाइटी में चल रहा होता है ये ऐसे ही करते हैं। कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज नहीं करते जो कि दूसरे लोगों के लिए अनयूजुअल हो, ठीक है, गैर मामूली हो, या जिससे लोगों को तकलीफ हो, लोग ये समझें कि ये हमसे चेंज हो गया। नहीं, क्योंकि ये चेंज वर्जन है, ये तब्दील नहीं होता। जो कुछ रूल्स चले आ रहे हैं, जो कुछ सोसाइटी चली आ रही है, जो कुछ फैमिली चली आ रही है, रवायात चली आ रही है, ये स्टिक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी चिल्ड्रन इन। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग ड्यूटी को ड्यूटी करके अदा करते हैं, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के अदा करते हैं। काइंडली माइक को म्यूट कर रही है। तो जिस तरह घड़ी का काम होता है टाइम बताना, उसमें फिक्स 12 के बाद या 24 घंटों के बाद दिन आ जाएगा, ठीक है, या 60 मिनट के बाद घंटा हो जाएगा। सेम ये उसी फॉलो कर रहे होते हैं, रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, उस रूटीन से जरा से भी आगे पीछे नहीं जाते। इमोशंस प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट, ये लोग सीरियस होते हैं, ये जज्बात से काम नहीं लेते, ये अकल से काम लेते हैं। कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि इनके अंदर इंट्रोस्पेक्शन पाई जाती है, ये चीजों को पहले सोचते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। ये लोग अपने काम के साथ जुड़े हुए होते हैं, अपने रूटीन के साथ जुड़े होते हैं, और यही वजह होती है कि ये लोग बड़े रिजिड हो जाते हैं। इनको किसी इमोशंस के साथ इनका कोई कंसर्न नहीं होता, इनको आप हंसता हुआ नहीं देखते, ये लोग बहुत सीरियस होते हैं। और यही रीजन होती है कि ये जब भी कोई फैसला करते हैं तो वहां पे अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, ना कि जज्बात से काम लें। जैसे इस कॉमन्स में इसके एग्जांपल आपको देता जाऊं, जहाँ पे कि एक पर्सन है, उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब जब लड़की से प्यार होगा और ये देखता है कि ये तो हमारे खानदान की लड़की नहीं है, ये तो किसी और खानदान की लड़की है, तो वहां पे फिर ये क्या करेगा, वहां पे अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देगा। लव जो किसी प्यार हुआ, उस इमोशन को उसने पीछे छोड़ दिया, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल किया, अपने अकल को इस्तेमाल किया कि ये हमारे खानदान, इसका, इस लड़के का हमारे खानदान, इसका खानदान अलग है और हमारा खानदान अलग है, तो ये हमारे साथ मैच नहीं करती, हमारे खानदान के मुताबिक चल नहीं सकेगी। तो वहां पे ये अकल को इस्तेमाल करता है और जज्बात को पीछे छोड़ देता है। इसी तरह नेक्स्ट आता है कि जो काली कार के पेशेंट्स होते हैं, ये लव फैमिली फॉर, अपनी फैमिली के साथ बहुत उनको मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है, लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर टू। प्रॉपर टू में, इसमें मैंने 2 चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एक प्रॉपर टू चिल्ड्रन में भी लिखा हुआ है। मैं इसकी आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी कि प्रॉपर टू कौन होते हैं। These persons follow a standards, norms, custom and the traditions established by the society. कि ये मुआशरे की तरफ से कायम करदा स्टैंडर्ड, रस्म व रिवाज और रवायात की पैरवी करते हैं। जैसे इनके जो बच्चे होंगे, अब ये कहा गया है कि जी फैमिली में टीचर्स का एहतराम करना है, पेरेंट्स का एहतराम करना है, खानदानी असूल हैं उनकी पाबंदी करनी है, तो ये उसके मुताबिक चलेंगे। घर में दाखिल होना है तो सलाम करना है, बड़ों को सलाम करना है, खाना इस तरीके से खाना है। मीन कि जो जो रवायात फैमिली के अंदर सेट हैं, ये टोटली उसको फॉलो करते हैं। काली कार का पेशेंट जब डॉक्टर को विजिट करेगा तो वो अपने साथ पूरी फाइल सबसे पहले कॉल करेगा, प्रॉपर टाइम लेगा,
टाइम लेने के बाद फिर अपने साथ जितने भी उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, तमाम प्रीवियस हिस्ट्री होती है, वो सारी हिस्ट्री अपने साथ लेके आता है। क्लिनिक में एंटर होगा तो प्रॉपर डॉक्टर को से परमिशन लेगा, मेरे कम इन डॉक्टर, उस पर बैठेगा, सलाम करेगा और प्रॉपर से अपनी हिस्ट्री बयान करेगा और अपनी फाइल रखेगा। मीन कि ये लोग टोटल उन रूल्स को, कस्टम्स को फॉलो कर रहे होते हैं प्रॉपर को। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ओबीडियंस। ओबीडियंस कहते हैं फरमादार। फरमादार काली काब जो तो बहुत फरमादार होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि ये अपनी खानदानी रवायात को फॉलो कर रहे होते हैं। इन्होंने खानदान में देखना होता है कि किसी भी बड़े छोटे ने बड़ों के सामने अपना सर नहीं उठाना होता, वो जैसे कहते हैं सेम टू सेम जैसे चल रहे होते हैं। तो ये लोग बड़े ओबीडियंट होते हैं, फरमादार होते हैं। काली, इसमें से टोटल 2 मेडिसिन पड़ी हुई है। देन आते हैं ऑप्टिमिस्टिक वीकनेस इन द स्पाइटा। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, करेज होता है उनके अंदर, कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। ये कभी भी अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाते। वीकनेस, वीकनेस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। जैसे एक पर्सन है, उसके पास सरमाए की कमी है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको चला लूंगा। तो अब उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वीकनेस उसकी क्या है, उसके पास सरमाया नहीं है, बट वो स्टिल एक बड़े कारोबार में जंप लगाता है और वो कहता है कि मैं इसको कर लूंगा। वहां पे ये नेगेटिव नहीं सोचता। तो ये लोग बड़े ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ये पैसिमिस्ट नहीं होते। फिर ये पैशनेट होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं, अपने आप को वहां पे सर्व करते हैं। इनका जो ड्रेस होता है वो कंजर्वेटिव ड्रेस होता है। आप इसमें देख लें, ड्रेस कंजर्वेटिव, ये वो ड्रेस होता है जो कन्वेंशनल होता है, ठीक है, एक इलाके की रवायत के मुताबिक चला आ रहा है। हर इलाके की रवायत जो होती है अलग होती है, ये टोटली उसको फॉलो करता है। जैसे आप देखें पाकिस्तान में है, इंडिया में होगा, और बाहर अगर दूसरी कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ पे पैंट कोट होगा, टाई होगा। तो ये टोटली उस ड्रेस को फॉलो कर रहे होते हैं। हर इलाके का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ये उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें सिंगल मेडिसिन है ड्रेस कंजर्वेटिव में, काली काब। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉरबॉर्डिंग्स। फॉरबॉर्डिंग, ये पहले ही पेशेंट को ही करता है कहीं ऐसा ना हो जाए। मीन कि इसके ज़हन में बहुत ज्यादा शक पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा खौफ पाए जाते हैं, और उसके पीछे भी रीजंस होती हैं। अब हम चलते हैं कि इसके प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होते हैं। क्योंकि इसके बच्चे, अगर आप देखें, इसके बच्चों ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा होता है, क्लिंगिंग। चिल्ड्रन एंड मदर चाइल्ड क्लिंग्स टू द हैंड ऑफ द मदर, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक। हर वक्त उसने हाथ पकड़ा होता है। सेकंड रूब्रिक भी यही है। और अगर माँ हाथ छुड़ाती है तो दोबारा फिर ये पकड़ लेते हैं। अब क्लिंग करने का मतलब ये होता है कि ये अपनी फैमिली से सपोर्ट मांग रहा होता है, उसे प्यार चाहिए होता है। अब जब उसे सपोर्ट या प्यार नहीं मिलता तो इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। रूब्रिक आती है अफेक्शन लैक ऑफ, जब इसको प्यार नहीं मिलता। फिर इसकी दूसरी रीजन होती है एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट सप्रेस। एक्साइटमेंट कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं, खुश होते हैं। जैसे आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है और आप अपने घर में आते हैं और बड़े खुशी खुशी घर वालों को बताते हैं कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है, या मुझे कंपनी ने प्रमोशन दे दी है, मुझे ये डेजिग्नेशन मिल गया, बड़ी खुशी से बताते हैं। तो आगे से जब आपके घर वाले कहें कि ये कौन सा कमाल तुमने कर दिया, और लोग भी तो ऐसे करते हैं। इतनी सी बात करने के बाद क्या हुआ, इसका सारा जो जोश था, इसकी खुशी थी, वो सारी ठंडी हो गई। तो इसकी एक्साइटमेंट सप्रेस हो जाती है और उसके बाद फिर इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सेकेंडली, जिस तरह एक पर्सन है और आप एक हस्बैंड है या वाइफ है, वाइफ जो है बड़ी खुशी से अपने हस्बैंड के साथ कोई इजहार करती है, और हस्बैंड कहता है अच्छा ठीक है ना, मुझे पता है, बस ठीक है, खामोश हो जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद फिर वाइफ का क्या होता है, मूड बन जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह अगर हस्बैंड कहें कि वो किसी खुशी का इजहार करता है, बीवी के साथ अपनी खुशी शेयर करता है, और वाइफ क्या करती है, उसको कहती है कि नहीं, ये कौन सा कमाल है, दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। इतनी सी बात करने के बाद फिर उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इनके अंदर एलिमेंट्स तब स्टार्ट होता है जब इनको सपोर्ट नहीं मिलती, इनकी एक्साइटमेंट, इनका जोश, इनकी खुशी को सप्रेस किया जाता है, और उस वजह से फिर ये क्या करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, मायूस हो जाते हैं। देन आता है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस। ये अपने एंगर को बहुत ज्यादा सप्रेस करता है, क्योंकि ये अपने दिमाग से काम लेता है। ये कहता है कि सिचुएशन खराब हो जाएगी,
और फिर इसको ख्याल होता है कि ये मेरी फैमिली है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ, वफादार होता है अपनी फैमिली के साथ, तो हर जगह पे ना अपने गुस्से को दबाता रहता है। इसलिए जब भी इसके एंगर देखते हैं काले कार्ड का, तो वहां पे आ रहा होता है एंगर अल्टरनेट माइल्डनेस, एंगर अल्टरनेट टिमिडिटी, एंगर अल्टरनेट सेकंड इसमें माइल्डनेस, इस तरह की वहां पे आपको रूब्रिक्स मिलती हैं। तो ये वहां पे माइल्ड होता है, गुस्सा आता है लेकिन कहता है जी बस कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है, गुस्सा आता है कुछ देर के बाद मैं अपने आप को दबा लेता हूँ। तो ये अपने गुस्से को दबा दबा के ना प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। तो ये रीजन थी जो कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, और बेसिकली इसके पीछे यही रीजन होती है कि जब इसको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, लव नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे बीवी है, उसको अपने हस्बैंड की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो ऐसा ऐसा क्या होगी, चिड़चिड़ी होगी, फिर झगड़ालू हो जाएगी, फिर उसके बाद वो इंडिफरेंस हो जाएगी, और उसे किसी चीज के साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। काइंडली माइक को म्यूट कीजिएगा। इसी तरह अगर एक पर्सन है, बच्चा है, उसे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो पहले वो इंडिफरेंस होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद इंडिफरेंस होता है, फिर वो झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके डिल्यूजन्स। इसके बाद इसको जो फीलिंग्स आती हैं जब इसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो ये कहते हैं डिल्यूजन हॉलो बॉडी इज हॉलो होल, मेरी तो पूरी खोखला है। काइंडली माइक को म्यूट रखेगा। इसके बाद फिर ये कहता है डिल्यूजन हॉलो बॉडी इज हॉलो, मेरी तो पूरा जिस्म ही खोखला है। डिल्यूजन फेसेस सीज अगली, ये सारे लोग बस सूरत हैं। डिल्यूजन फिगर सीइंग द फिगर्स ओल्ड रिपल्सिव पर्सन, ये सब लोग मुझसे नफरत करने वाले हैं, हकारत वाले। डिल्यूजन फेसेस सी नॉइसेस बिकॉज ऑफ स्लाइट, ये सारे चेहरे बदनुमा हैं, इनसे मुझे शोर की आवाज आती है। डिल्यूजन बेड सिंगिंग बेड इज सिंगिंग, मेरे तो बेड जिसमें मुझे आराम मिलना चाहिए था, सुकून मिलना चाहिए था, वही डूब रहा है। डिल्यूजन एबेस बिहाइंड हिम, मेरे पीछे तो गहरी खाई है। डिल्यूजन वर्मिन सीइंग द वर्मिन, ये सब लोग कीड़े हैं जो मुझे खा जाएंगे। डिल्यूजन मर्डर विल बी मर्डर, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। डिल्यूजन डे एंड नाइट, इससे दिन रात यही इसको वहम आते रहते हैं, यही इसको ख्यालात आते रहे, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है डिल्यूजन नेक टू लार्जेस, और डिल्यूजन बर्ड सीइंग द बर्ड, डिल्यूजन पिजन फ्लाइंग। नेक को मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि नेक को हम किस सेंस में यहाँ पे लेते हैं। एक्चुअली जो नेक है, लंबी अगर गर्दन होगी तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी कदर कीमत ज्यादा है, वो दूर तक चीजों को देख सकता है, परसीव कर सकता है, उसे लोगों की समझ है, आसपास सराउंडिंग, वो कहता है कि मैं फैसले कर लेता हूँ, मेरे पूरे खानदान में मेरी कदर मंजिलत है, मैं बड़ा कदर वाला हूँ, इज्जत वाला हूँ, और मुझे पता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा होता है। तो नेक टू लार्ज इज मीन कि ये दूर तक चीजों को देख सकता है, परसीव कर सकता है। इसके बाद आता है डिल्यूजन बर्ड सीइंग द बर्ड्स। बर्ड्स कहते हैं, एक्चुअली बर्ड्स का जो मीनिंग है ये फ्रीडम के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप देखें परिंदे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे होते हैं। सीइंग द बर्ड्स कहता है कि मैं उस आज़ादी को देख रहा हूँ, मैं भी कभी इस खानदान से आज़ाद हो जाऊंगा, इन रूल से, इन चीज़ों से जो मुझे प्यार नहीं मिल रहा, इन लोगों ने मुझे जकड़ा हुआ है, मैं भी कभी इनसे आज़ाद हो जाऊंगा, तो मैं फ्रीडम देख रहा हूँ। डिल्यूजन पिजन्स फ्लाइंग इन द रूम विच ही ट्राइज टू कैच, पिजन प्रॉस्पेरिटी में आता है, पिजन गुड लक में आता है। इट इज अ गुड साइन ऑफ इट इज अ गुड साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक का साइन होता है, अच्छी शगुन की अलामत होती है। पिजन फ्लाइंग इन द रूम, रूम कहते हैं कि जहाँ पे आप अपने आप महफूज होते हैं, आपकी प्राइवेसी होती है, एक चार दीवारी में आप होते हैं, जहाँ पे बड़े आजादाना रह रहे होते हैं, आपको बाहर के लोगों के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, ना कोई आपको इंटरफेयर कर रहा होता है, बड़े सुकून से आप रह रहे होते हैं। ये कहता है कि मेरे कमरे में बहुत सारे पिजन्स फ्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं विच ही ट्राइज टू कैच, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको गेन कर लूँ। जैसे एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरे आप जब उससे पूछते हैं अच्छा आप क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कहता है डॉक्टर मैं जॉब देख रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे मौके मौजूद हैं और मैं किसी को भी अवेल कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा मौका क्या है, कौन सी जॉब अच्छी होगी, मैं उसको चूज करूंगा। तो मैं जॉब देख रहा हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और मैं किसी को भी जो ना जाके वो गेन कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ।
और मैं अचीव कर भी लूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं इनको अचीव करूँ। दूसरी तरफ पिजन फ्लाइंग इन द रूम, क्योंकि इसकी फैमिली के अंदर क्राइसिस हैं, डिस्कॉर्ड्स हैं, उसकी फैमिली ने इसको डिसअपॉइंट किया, डिस्करेज किया, इसकी फीलिंग्स को, इसके इमोशंस को सप्रेस किया। तो अब ये है कि इसको अपनी फैमिली से डर लगता है, ये उनके साथ क्वारलसम है, झगड़ालू है। तो ये कहता है कि मैं, चूंकि पिजन रिप्रेजेंट करता है पीस को भी रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो डव रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जहाँ पे पिजन जो साइन है वो पीस एंड हार्मोनी का साइन भी है। तो ये कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घर के अंदर जितने भी मामला आते हैं कुछ सेटल करूँ, सब लोगों को मिला जुला के रखूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन सबको एक जगह पे मिला के बिठाऊं, और जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं आपस में वो खत्म हो जाएं। अब इन सब चीजों के साथ क्या होता है कि ये चीजें जो अपने देखता रहता है, उसके साथ जो कुछ हो रहा होता है, पहले तो वो शुरू में अपनी आईज बंद कर लेता है, क्लोजिंग आईज, इनडिफरेंस आईज क्लोज विद। पहले तो ये इस तरह करता है, जहाँ पे मैंने वो रूब्रिक इसकी मिस कर दी है, तो इनडिफरेंस आईज क्लोज विद, ये पहले कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई क्या करे, अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो कुछ करते हैं करने दो इनको, क्लोजिंग आईज एमलरेशन। फिर कहता है कि मैं जब तक अपनी आंखें बंद रखता हूँ ना, आसपास जो कुछ हो रहा है मन पे तवज्जो नहीं देता, मैं ठीक रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है क्वाइट वांट्स टू बी चिल ड्यूरिंग, चिल मीन ठंड, जब उधर से इसको तकलीफ हो रही होती है, इसको तकलीफ पहुंचाई जा रही होती है, जब उधर से इसको कोई इमोशंस नहीं मिलती, उसको वार्मथ नहीं मिलती, तो ये क्वाइट वांट्स टू, ये कहता है मैं बिल्कुल खामोश। रेस्टलेस लोअर लिम्स विद द कंप्लेंट्स, ये बड़ा बेचैन होता है। लोअर लिम्स कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं और ये आपको डिराइव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। लोअर लिम्स आपको आपकी अपर बॉडी को सपोर्ट करते हैं, आपको एक सपोर्ट देते हैं, अपनी जगह पे स्टैंड होने में, अपनी पोजीशन गेन करने में आपको मदद देते हैं। ये कहते हैं मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे जो IPR हैं, मुझे उनसे शिकायत है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, हालांकि इनको तो मुझे सपोर्ट करनी चाहिए थी। इस चीज को सोचते ही वो रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब है इंकशाफ करना। पहले तो ये बड़ा क्लोज पर्सन होता है, चीजें अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अब क्या होता है, इंकशाफ करना शुरू कर देता है, हर किसी को बताना शुरू कर देता है। लेकिन सब बातों के साथ इनडिफरेंस कंपनी सोसाइटी वायलेंस, ये इनडिफरेंस हो जाता है। कंपनी में बैठा होगा, इससे कोई पता नहीं होगा वहां पे क्या गपशप हो रही है, इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लोग अपनी बातें कर रहे होंगे, ये बिल्कुल खामोश बैठा होगा। इनडिफरेंस मनी टू मेकिंग, इसे नहीं परवाह कि मैंने पैसा बनाना है, आगे बढ़ना है, कमाना है। इनडिफरेंस प्लेजर टू, किसी खुशी के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं होता है, कहता मुझे किसी खुशी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई खुश है नहीं खुश हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। हेटेड पर्सन ऑफेंडेड हिम, हेटेड अ पर्सन, जिन लोगों ने इसको नाराज किया होता है, इसके इसके साथ एग्री नहीं किया होता है, या जिन लोगों ने इसके साथ बुरा किया होता है, ये उनसे नफरत करना शुरू कर देता है। डिसकॉन्टेंटेड एवरीथिंग, हर चीज के साथ डिसकॉन्टेंट हो जाता है, मुतमईन नहीं होता, तसल्ली नहीं होती। अप्रोच बाय द पर्सन बीइंग अवर्जन टू, ये कहता है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि वो लोग मेरे नजदीक आए। अवर्जन फैमिली टू मेंबर्स ऑफ, अपनी फैमिली से इसको नफरत हो जाती है। अवर्जन हस्बैंड टू, अपने हस्बैंड से। फ्राइटेंड इजीली टच फ्रॉम, छोटी छोटी बातों पे फिर ये ट्रिफल जेड, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, गमजदा हो जाता है, खौफजदा हो जाता है। टच फ्रॉम, टच का मतलब ये है कि जब किसी ने इसको बताया कि साथ वाले घर में चोरी हो गई है, टीवी पे कोई खबर इसने सुन ली है, बस फिर ये खौफजदा हो जाएगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, मुझे भी कोई मार ना दे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस वीपिंग, ये वहमी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। लोथिंग वर्क, अपने काम से इसको नफरत हो जाती है, लेजी हो जाता है। लुक एट टू बी कैन नॉट बियर टू लुक एट, कहता है खबरदार मेरी तरफ किसी ने देखा, किसी को कोई मेरी तरफ देखे मैं बर्दाश्त नहीं करता। क्वारल्स एंड फैमिली विद हर, अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसके बाद पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब ये होता है मोरोस, उदास, गमजदा, चिड़चिड़ा, बदमिजाज,
अमूमन आप देखें कि जब बच्चे गुस्से में आते हैं तो वो जोर जोर से अपने पाँव जमीन पे मारते हैं, जिसे एंगर टेम्पर टेंट्रम्स कहा जाता है। अब ये बड़ा आदमी होता है और ये सेम वही हरकतें करता है जो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। पेटुलेंट कहते हैं कि बच्चों की तरह अपना गुस्से का इजहार करना, ये पेटुलेंट, ये इस तरह करना शुरू कर देता है। सैडनेस अलोन व्हेन, ये गमज़दा हो जाता है जब ये अकेला हो जाता है। फिर देन एनार्किस्ट, एनार्किस्ट जो किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाते हैं। अब इसकी अथॉरिटी इसकी फैमिली होती है, इसके हेड होते हैं, इसके पेरेंट्स होते हैं, ये इनके अगेंस्ट जाता है, कॉन्ट्रेरी। फिर ये कैसे जाएगा? कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, जो कुछ वो कहेंगे ये उसको ऑपोजिट करेगा, झगड़ा करेगा उनके साथ। आंसरिंग, अनएबल टू आंसर हर्ट इमोशनली व्हेन, जब इससे कोई पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, तो उसकी वजह से ये बड़ा हर्ट होता है, फिर ये जवाब नहीं देता कि मेरे साथ क्या हुआ। एंग्विश, हीट ड्यूरिंग हीट एंग्विश, जो उसके घर में क्राइसिस चल रहे होते हैं, हीट से मुराद से क्राइसिस हैं, जो उसकी फैमिली में टेंशन चल रही होती है, जो क्राइसिस चल रही होते हैं, उस दौरान ये एंग्विश हो जाता है, मेंटली और फिजिकल तौर पे रेस्टलेस हो जाता है, इसको सुकून नहीं आता। और उस वजह से फिर क्या होता है? स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप, इसकी नींद उड़ जाती है। और देन फिर नींद उड़ने के बाद फिर नेक्स्ट जो इसका होता है स्लीपिंग एग्रीवेशन, स्लीपलेसनेस एग्रीवेशन, जब नींद नहीं आती फिर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये लेजी हो जाता है, फिर इससे काम करने को दिल नहीं करता, फिर लोथिंग वर्क, इससे अपने काम से नफरत होना शुरू हो जाती है, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हो जाता है। ये इसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम्स है, इसके चेंज आते हैं। इससे रिलेटेड एक और है एंटागोनिस्ट विद हरसेल्फ। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि ये अपना खुद दुश्मन बन जाता है, अपना मुखालिफ हो जाता है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट में आप किस तरह एक दूसरे को अपने ऑपोजिट कैसे होंगे, तो इसकी इससे रिलेटेड एक और रुब्रिक आती है टॉर्मेंटिंग में। इसको फर्दर आप इसको यहाँ पे इसका डिफाइन भी कर देता हूँ आपको, कि ये अपनी जान के खुद दुश्मन बन जाते हैं और अपनी जान को बिला वजह खतरे में डाल देते हैं। खुराक, लिबास, खाना पीना बंद कर देंगे, बीमार होंगे और फिर भी काम कर रहे होंगे, हालांकि उन्हें पता है कि ये बीमारी जो है मुझे सेहत को नुकसान दे सकती है, लेकिन फिर भी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को अजियत देते हैं, जैसे किसी ने गाली दे दी, फैमिली वाले ने उसको बुरा भला कह दिया, इसके बावजूद ये क्या करेंगे? खामोश, अपने आप को कुटते रहना, इसने क्यों मुझे गाली दी, उसको जवाब नहीं देंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट इसमें आता है जी बेड इन बेड एग्रीवेशन। बेड इन बेड का मतलब ये होता है कि ये कहता है कि डॉक्टर, घर तो सुकून की जगह होती है ना, लेकिन मुझे तो अपने घर में भी सुकून नहीं मिलता, उससे तो अच्छा मैं बाहर ही रहूं, क्योंकि बेड में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे, जो मुझे खा रहे हैं, जो मुझे मारेंगे, जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, जिन लोगों से मैं नफरत करता हूं। इन सब चीजों के बावजूद फिर ये कहता है सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, मेरा फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल है, मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को फिर भी पेसिमिस्ट नहीं होता, फिर भी ये ऑप्टिमिस्ट होता है इन द वीकनेस ऑफ। और ये कैसे ऑप्टिमिस्ट होता है? कहता है डॉक्टर, किसी ना किसी वक्त तो ये हालात अच्छे हो जाएंगे ना, फिर भी इसकी सोच ये होती है ऑप्टिमिस्टिक। वीकनेस इन द स्पाइट ऑफ, घर वालों से मुझे प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मुझे अपना लेंगे ना, कभी ना कभी तो मुझे प्यार कर लेंगे, हालात खराब हैं कोई बात नहीं, किसी ना किसी वक्त पे तो अच्छे हो जाएंगे, फिर भी ये ऑप्टिमिस्ट होता है। तो इसके अंदर जो कुछ फियर्स हैं ये सारे इसको ऑप्टिमिज्म में लेके जाते हैं, इसको दोबारा सेल्फ कंट्रोल में लेके जाते हैं, और वो होता है फियर अलोन ऑफ बीइंग इवनिंग। इससे बहुत डर होता है कहीं मैं अकेला न हो जाऊं, अकेला होने का बहुत डर लगता है, क्योंकि ये समझता है कि जब मैं अकेला हूँगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, और मुझे फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ टच लेस सी डाई, कि अगर मैं अकेला हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे दूसरे लोग टच करेंगे, दूसरे लोग नुकसान पहुंचाएंगे। फियर कंजम्पशन ऑफ, मैं ऐसा ऐसा खत्म हो जाऊंगा अंदर से। फियर डेथ ऑफ अलोन इवनिंग बेड इन, कि मैं कहीं जब अकेला होऊंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। फेटल एंड ऑफ द डिजीज, मुझे बीमारी लगी हुई है ये कि मोलिक ना हो जाए। तो इसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं, फियरफुल ऑफ फियर्स होते हैं इसके अंदर। फिर से ये भी आता है फियर रिजेक्शन ऑफ, जब मैं किसी और के साथ अपनी टर्म्स बनाऊंगा, किसी और की कंपनी एंजॉय करने की कोशिश करूंगा, किसी और के नजदीक होऊंगा, तो वो मुझे धत्कार ना दें कि तुम्हारी तो अपनी फैमिली ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तुम हमारे नजदीक क्यों आ गए हो।
तो इस वजह से ये फिर अगेन डिजायर करता है, कंपनी डिजायर, ये फिर भी कंपनी डिजायर करता है, किसकी कंपनी? अपने घर वालों को डिजायर, क्योंकि ये लॉयल होता है, लव फैमिली फॉर होता है, तो फिर भी ये कहता है कि मैं अपनी फैमिली के नजदीक हो जाऊं। तो ये था इसका काले कार का एक इसका जर्नी। इसमें जब ये सेशन एंड होने वाला है तो आप रिज्वाइन हो सकते हैं। इसमें 2 रूब्रिक इसकी रह गई हैं, वो मैं जहाँ पे फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केयरफुल इवनिंग, इवनिंग किसे कहते हैं? इवनिंग कहते हैं, इवनिंग इज द सिंबल ऑफ गेटिंग ओल्ड एंड रेफर टू द एंड ऑफ द लाइफ। तो ये बंदे बड़े, जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तो बड़े केयरफुल हो जाते हैं। कैसे केयरफुल होंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को प्रॉपर विजिट करेंगे, वॉक करना शुरू कर देंगे, अपना बीपी चेक करते रहेंगे, इसके अलावा अपने खाने पीने का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। तो जब ये लोग बुढ़ापे में जाते हैं काले काब, तो ये बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। इसी तरह ये टैसिटर्न भी हो जाते हैं। टैसिटर्न को लगता है खामोश, पहले बड़ी बातें करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन जब ये अपनी बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं तो बस खामोश हो जाते हैं, जो कुछ कहे खामोश, आगे से